23 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं, तब एक नौजवान ने अपने देश के भविष्य के लिए हँसते-हँसते फांसी पर चढ़ गया था। यह कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसका नाम सुनते ही आज भी हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर जिले के एक बांदा गांव में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था। इनका परिवार पिछले 2 पीढ़ियों से अंग्रेजों का विरोध करता था, जिसका प्रभाव भगत सिंह के ऊपर भी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अपने पिताजी के साथ खेत में गए। जब उनसे पूछा गया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। उनका मानना था कि अगर खेत में बंदूकें उगेंगी तो अंग्रेजों को उससे भगाया जा सकता है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों अंग्रेजों का विरोध होने के कारण वे जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन ये तीनों रिहा हुए, इसलिए घर में खुशियां जो थी वो दुगनी हो गई। तो दादी जी ने इनका नाम भागा वाला रख दिया, जिसका अर्थ होता है कि अच्छे भाग्य वाला। भगत सिंह की शिक्षा जो थी वो बंगा गांव से ही प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। वे अपने भाई जगत सिंह के साथ स्कूल जाया करते थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही भगत सिंह के बड़े भाई जगत सिंह की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके पिताजी लाहौर में जमीन खरीदते हैं और वहीं पर अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भगत सिंह चले जाते हैं लाहौर और वहीं पर DAV स्कूल में अपने 5वीं क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। यह स्थान चारों ओर मकानों से घिरा हुआ था। आने जाने के लिए केवल एक ही सकरा मार्ग था। उस दिन उस सभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग उस सभा में एकत्रित हुए थे। तभी अचानक पर वहां पर जनरल ओ डायर अपने सशस्त्र सेनाओं के साथ, जो लगभग 100 भारतीय सेना और 50 अंग्रेज सेना के साथ वहां पर प्रवेश करता है। सभा में एक वक्ता भाषण दे रहा था और सभी लोग शांतिपूर्वक उसको सुन रहे थे। तभी जनरल ओ डायर गोली चलवा देता है। लगभग 1600 राउंड गोली चलती हैं। भागने का कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि एक ही रास्ता था आने जाने का, वो भी सकरा मार्ग, जहाँ पर जनरल ओ डायर पहले से ही खड़ा था। जब गोलियां चलने लगी तो बहुत से असहाय लोग इधर उधर भागने लगे और वहीं पर स्थित एक कुएं में कूदने लगे और कूदते कूदते वहां पर वो कुआं जो था वो लाश से भर गया एकदम। इस भयानक घटना के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। अगले दिन वे स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन वे स्कूल नहीं जाते। वे बस को पकड़कर सीधा अमृतसर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर आते हैं और वहां पर निर्दोष लोगों के खून से सने हुए मिट्टी को उठाते हैं और एक बोतल में डालते हैं और उसको लेकर अपने घर पर चले आते हैं। घर पर आने के बाद उसको रखते हैं और उसके चारों तरफ फूल रखते हैं और उसको श्रद्धा से अपना शीश झुका लेते हैं। फूल रखने की यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन बहुत तेजी में था। तभी भगत सिंह निर्णय लेते हैं कि अब वे स्कूल की पढ़ाई नहीं करेंगे, अब वे आंदोलन में भाग लेंगे और उन्होंने इसकी परमिशन अपने पिताजी से ले ली। उनके पिताजी भी इस बात के लिए संतुष्ट हो चुके थे। इस तरह से उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और वे अपने आयु के मित्रों के साथ मिलकर जाते थे, घर घर से विदेशी वस्त्रों को मांग कर लाते थे और उनका धूमधाम से होली जलाते थे। इस समय तक असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। तभी अचानक एक घटना घट जाती है। 5 जनवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जुलूस निकाला जा रहा था। उग्र भीड़ ने 21 पुलिस सिपाही और एक थानेदार को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उसको आग लगा देती है, जिसमें सभी जलकर मर जाते हैं। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसका पूरे देश में बहुत बड़े मात्रा में विरोध किया गया। गांधी जी के इस फैसले से भगत सिंह भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। भगत सिंह का मानना था कि इतने बड़े देश के आंदोलन में किसी बेकाबू भीड़ का उपद्रव कर बैठना इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है कि पूरे देश के आंदोलन को ही निरस्त कर दिया जाए। इस घटना के बाद गांधी जी की जो छवि थी भगत सिंह के अंदर, वो थोड़ा धूमिल होने लगी और भगत सिंह के मन में गांधी जी के स्थान पर एक नया चेहरा उमड़ कर सामने आ गया। वे थे 19 वर्षीय सरदार करतार सिंह सराबा का, जो अंग्रेजों का विरोध करते करते हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। उन्होंने पढ़ा था कि रूस के कुछ क्रांतिकारी अपने जान को न्यौछावर करके अपने सिद्धांतों का प्रचार करने में बिलीव करते थे। भगत सिंह को ऐसे क्रांतिकारियों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। 1923 में उन्होंने BA में एडमिशन लिया। BA में एडमिशन लेने के बाद उनकी शादी की बात होने लगी, जिसके बाद भगत सिंह सगाई से पहले ही घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़कर जाते समय उन्होंने पिताजी के नाम पे एक पत्र छोड़ा था, जिनमें लिखा था कि वे देश के लिए समर्पित है और उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद वे लाहौर से कानपुर चले आए और उसके बाद कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का व्यवस्था जो था वो अखबार बेचकर करने लगे। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार संपादन के विभाग में बलवंत सिंह के नाम से वो काम करने लगे। भगत सिंह के घर से चले जाने के कारण परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी बीच उनकी दादी जी जो थी वो बीमार हो पड़ी। उनके पिताजी ने भगत सिंह को एक पत्र लिखा कि बेटा तुम घर पर चले आओ, अब तुमसे शादी के लिए कोई बात नहीं करेगा। तो 6 महीने के बाद भगत सिंह घर वापस लौट कर चले आते हैं।
उन दिनों अकाली आंदोलन जोरों पर था। भगत सिंह अकाली आंदोलन के जत्थों के साथ मिलकर उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई तो भगत सिंह खिड़की से कूदकर निकल गए। उन्हीं दिनों लाहौर के दशहरे मेले में किसी ने बम फेंका था और काकोरी ट्रेन की डकैती भी इसी बीच हुई थी, तो पुलिस सभी के ऊपर नजर रखे हुई थी। एक दिन सरदार भगत सिंह अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर उतरे और चारों तरफ देखा कि कहीं उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुलिस उनकी तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद वो तेजी से चलने लगे। जब वो तेजी से चलने लगे तो पुलिस वाला भी तेजी से चलने लगा। इसके बाद भगत सिंह दौड़ने लगे तो पुलिस वाला भी दौड़ने लगा। इसके बाद भगत सिंह भागते हुए जाते हैं और एक वकील के घर में घुस जाते हैं। वकील साहब उस समय फाइलें देख रहे थे। वकील साहब को भगत सिंह अपनी सारी बातें बताते हैं। भगत सिंह वकील साहब की मेज पर अपना पिस्तौल रखते हैं और उस पिस्तौल को वकील साहब अपने मेज के दराज में डाल देते हैं और भगत सिंह उसी घर में जाकर छुप जाते हैं। पूरा दिन भर वहीं पर छुपे रहते हैं और रात में पिस्तौल वहीं छोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं और छहरारा रेल में बैठकर निकल जाते हैं और लाहौर स्टेशन पर जाकर रुक जाते हैं। अभी इनके पास बंदूक नहीं था तो वो निश्चिंत होकर खड़े थे। चारों तरफ देखते हैं कि जब उनके पास कोई नहीं आता है तो आराम से बाहर निकलते हैं और तांगे में बैठकर निकल जाते हैं। तभी कुछ समय के बाद पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी। भगत सिंह के इस गिरफ्तारी का कारण था दशहरा बम कांड। 1926 में लाहौर के दशहरे मेले में किसी ने बम फेंक दिया था जिसमें 10-12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 50-60 लोग घायल हो चुके थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तो यही कह रही थी कि इन्हें दशहरे बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया है, परंतु वास्तविक कारण क्या नहीं था। भगत सिंह को गिरफ्तार इसलिए किया गया था ताकि वो काकोरी केस से संबंधित क्रांतिकारियों की पहचान कर सकें, लेकिन इनके पिता सरदार किशन सिंह के प्रभाव और कानूनी कार्रवाइयों के कारण पुलिस को मजबूर होकर भगत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ा। पुलिस उन्हें छोड़ने के लिए भी मजबूर थी क्योंकि भगत सिंह ने किसी भी चीज को स्वीकार किया ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं कबूला था। ये जमानत बहुत ज्यादा खास थी क्योंकि इस जमानत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी रकम को चुकाना पड़ा था। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए 60,000 रुपए का जमानत दिया गया था। 60,000 रुपए की कीमत आज इतना ज्यादा है तो उस समय समझ सकते हैं कि 60,000 रुपए की कितना ज्यादा कीमत होती रही होगी। कुछ भी हो, भगत सिंह को छोड़ना इनकी एक मजबूरी भी थी क्योंकि भगत सिंह ने किसी भी कबूलनामे को स्वीकार किया ही नहीं था, मतलब वो कुछ भी नहीं मान रहे थे, वो एक शब्द भी नहीं बोले थे अपने क्रांतिकारियों के ऊपर। सरदार भगत सिंह इस समय तक जेल से छूट चुके थे, लेकिन वे अपने कर्तव्य को भलीभांति जानते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका जमानत करवाने वाले बैरिस्टर दूनीचंद और दौलता राम किसी भी विपद में पड़े। इसके बाद भगत सिंह के पिताजी ने उनके लिए डेयरी खोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगत सिंह ने इसके लिए दिलचस्पी दिखाई और खुद जाकर भैंस खरीद कर लेकर आए, लेकिन वे क्रांति को नहीं भूल पाए। वो दिन में डेयरी का काम करते और रात में वही डेयरी क्रांतिकारियों की अड्डा बन जाती थी। मुकदमा खत्म होते ही भगत सिंह डेयरी का धंधा बंद करके वो फिर से क्रांति में लीन हो गए और बाद में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिले। बाद में उनकी एक दूसरे से बहुत अच्छी खासी दोस्ती बन गई। 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजपूताना के कई क्रांतिकारी उसमें शामिल हुए। दल के प्रमुख नेता और हिंदुस्तान प्रजातंत्र सेना के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद इस दल में शामिल न हो सके, जिसके बाद इस दल का पूरा नेतृत्व भगत सिंह ने संभाला। भगत सिंह ने दल की केंद्रीय समिति का निर्माण करके दल को एक नया रूप दिया और क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्पष्ट घोषणा। 8 नवंबर 1927 को वायसराय ने घोषणा की कि भारत में शासन के सुधार के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड साइमन कमीशन करेंगे। इसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन पर भारतीयों ने अपना विश्वास नहीं जताया क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारत के शासन सुधार में किसी भी भारतीय को ही शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में भारत के लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करने लगे। 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बंबई पहुंचे तो पूरे देश में हड़ताल की गई और कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचने वाला था। उसे लाहौर स्टेशन पर पहुंचते ही उसे काले झंडे दिखाने और साइमन वापस जाओ के नारे का आयोजन बनाया गया था। स्टेशन पर भीड़ बहुत थी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट समझ गया कि जब तक कि इन भीड़ को हटाया नहीं जाएगा तब तक कि साइमन कमीशन को इस भीड़ के शोर से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने आदेश दिए सैंडर्स को कि यह रास्ते को साफ कराए और जरूरत पड़े तो लाठीचार्ज भी कर सकता है। इसके बाद सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया और लाला लाजपत राय के कंधे और सीने पर उन्हें बहुत ज्यादा घाव लग गया।
उसी दिन लाहौर में एक जलसा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय के गंभीर चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर जोरदार भाषण दिया। उन्होंने घोषणा की कि मेरे शरीर पर लगी हुई एक एक चोट भारत में अंग्रेजी सरकार के कफन की एक एक कील होगी। घटना के कुछ ही दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपने पिता के समान मानते थे। उनकी मौत से उन्हें बहुत ज्यादा आघात हुआ, इसलिए वे इस काट को मारने के लिए निर्णय कर लेते हैं। इसलिए लाला लाजपत राय की मौत के ठीक एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। इन लोगों को लगा था कि सुपरिंटेंडेंट स्कॉट आएगा, लेकिन उस समय आए थे सैंडर्स। जयगोपाल ने राजगुरु और भगत सिंह को इशारे किए, जिसके बाद राजगुरु ने तुरंत बंदूक निकाली और सीधा सैंडर्स को गोली मार दिया। जिसके बाद भगत सिंह ने भी अपनी बंदूक निकाली और 5 फायर किया, जिसके बाद सैंडर्स वहीं पर दम तोड़कर मर गया। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह और राजगुरु को भागने का इशारा किए और खुद रास्ते में खड़े थे सिपाहियों का सामना करने के लिए। हेड कांस्टेबल चरण सिंह उनका पीछा कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने बोला हट जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाली और सीधा उनको गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस बहुत ज्यादा तैनात हो गई और वो नहीं चाहती थी कि कोई इनकी नजर से बचकर जा पाए, लेकिन क्रांतिकारी कहाँ किसी से कम थे। एक छद्म नाम का फर्स्ट क्लास का छोटा सा कैबिन लाहौर से कलकत्ता के लिए बुक किया गया। भगत सिंह अपना भेष बदल कर जा रहे थे। उनके साथ उनकी एक बीबी और एक बच्चा और उनके साथ एक नौकर भी था। उनकी पत्नी बनी थी दुर्गा भाभी, जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। वो क्रांतिकारी दल की सदस्य भी थी। भगत सिंह की गोद में एक बच्चा था, जो भाभी का बेटा सची था, और नौकर के रूप में राजगुरु थे। इस रूप में इन्हें कोई भी पहचान ना सका और वे आराम से कलकत्ता पहुंच चुके थे। इस समय कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, जहां पर देश भर के राजनेता वहां पर एकत्रित हुए थे। भगत सिंह भी इसी बीच में बैठे हुए थे। कांग्रेस की मांग थी कि अगर नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है, जो लगभग औपनिवेशिक स्वराज के रूप में था, तो इसके बाद वे पूर्ण स्वराज से कम पर बात नहीं मानेंगे। इसके बाद भगत सिंह को लगा कि जहां वे पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी भी कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज पर ही अटकी हुई है। तब उन्होंने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया ताकि उनके पीछे हटने की प्रवृत्ति पर ही प्रहार कर दिया जाए। भगत सिंह के मन में कॉलेज के समय से ही एक क्रांतिकारी का चेहरा सामने आ गया था, जो थे फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला। उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। उन्हें लगा कि अब यही वह समय है जब उन्हें कुछ करना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उन्होंने दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय ले लिया था और खुद को बलिवेदी पर चढ़ने के लिए तैयार कर लिया। अब उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें बम बनाना सिखा सके, और बाद में यतीन्द्र नाथ दास ने उन्हें बम बनाने की शिक्षा दी। भगत सिंह कलकत्ता से आगरा आए। वहां पर उनके पहले से कई साथी मौजूद, और उन्होंने हींग की मंडी और नमक की मंडी में 2 रूम किराए पर लिए, जहां पर जोरों से बम बनाने की शिक्षा दी जाने लगी। सहारनपुर और लाहौर में भी बम बनाने की फैक्ट्री खोल दी गई। भगत सिंह की असेंबली में बम फेंकने की योजना को दल की केंद्रीय समिति ने स्वीकार कर लिया था। अब बम बनकर तैयार था, लेकिन मतभेद इस बात पर हो गया कि अब बम फेंकने जाएगा कौन। बम फेंकने का फैसला भगत सिंह का था, तो भगत सिंह चाहते थे कि वे खुद जाकर बम फेंके, क्योंकि वो मुकदमे को भी भली भांति संभाल सकते थे। लेकिन दल के सदस्य नहीं चाहते थे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बम फेंकने जाएं, क्योंकि दल के संगठन और उन्नति के लिए इनका बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और लंबे समय के बाद विवाद के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम सामने आया। जैसी संभावना थी ठीक वैसा ही हुआ। असेंबली में वायसराय ने अपने विशेष अधिकारों से इन बिलों को रद्द कर दिया था। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में वायसराय के निर्णय की घोषणा सुनाई जाने वाली थी, और यह निर्णय किया गया कि इसी दिन बम को फेंका जाएगा। जयदेव ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली के उसी स्थान पर जाकर बैठा दिया जहां पर बम आसानी से फेंका जा सकता था और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे ही विशेष अधिकारियों के माध्यम से वायसराय अपने बिलों को पास करने के लिए तैयार हुए, तभी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने पेपर से अपने बम को निकाला और सरकारी बेंचों के पीछे खाली स्थान पर बम को फेंक दिया। धमाका बहुत जोरदार था। तभी तुरंत भगत सिंह ने एक बम और निकाला और उसको भी फेंक दिया। लॉर्ड साइमन भी उस समय वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले वही भागे वहां से। बमों के फटने से पूरा हाल धुएं से भर गया था। वहां पर सभी लोग भाग चुके थे, केवल कुछ भारतीय सदस्य ही वहां पर बैठे हुए थे। लगभग पूरा असेंबली खाली हो चुका था। तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने स्थान पर खड़े होते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। उसी समय उन्होंने कुछ पर्ची निकालकर वहां पर फेंका, जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था। काफी समय तक खड़े होने के बाद सार्जेंट टेरी और इंस्पेक्टर जॉनसन उनके पास आते हैं। दोनों अधिकारी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। भगत सिंह की बंदूक में अभी भी गोलियां बची हुई। उन्होंने उस बंदूक को डेस्क पर रख दिया। जब उन अधिकारियों को लगा कि अब इनसे कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने उनको हथकड़ियां पहनाई। बम फेंकने और पकड़े जाने के बीच में उनके पास इतना ज्यादा मौका था कि अगर वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन यह पहले से ही तय था कि भागना नहीं है, वहीं पर शांति रूप से खड़े हो जाना है।
4 जून 1929 को दिल्ली जेल में उनके मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश मिडलटन के सामने होनी थी और 12 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को मियावाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। सेंट्रल असेंबली बम कांड के मुकदमे के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बचाव का प्रयास नहीं किया गया था। फिर भी सेशन जज के फैसले के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कर दी गई थी। यह भी भगत सिंह की योजना का एक पार्ट था। भगत सिंह जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे ताकि उनके बीच में क्रांति की भावना उत्पन्न हो सके। भगत सिंह ने न्यायालय की सुनवाई को अपनी क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का एक जरिए बनाया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कड़े बयान दिए हैं। कुल 28 क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 3 हरिंदर नाथ घोष, हंसराज बोहरा और जय गोपाल सरकारी गवाह बन गए। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायालय में 10 जुलाई 1929 को आरंभ हुआ। न्यायालय की कार्रवाई में पहले जनता और पत्रकार दोनों मौजूद रहते थे, जिससे इनके माध्यम से क्रांतिकारी की भावना को जो था वो जनमानस तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इसके बाद ये पहुंचाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्होंने इन सबको बैन कर दिया था, जिसका विरोध भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। इसके लिए जेल में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जेल में हो रहे दुर्व्यवहार के लिए इन्होंने 63 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद जतिन दास की उसी में मृत्यु हो जाती है। अंततः सरकार को इनकी काफी बातों को मानना पड़ा। उधर न्यायालय में उनकी उपस्थिति के बिना ही मुकदमा का सुनवाई कर दी गई थी और भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और अन्य क्रांतिकारियों को कारावास का सजा सुनाया जा चुका था। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद जीवित कभी भी पकड़े नहीं जा सके। उधर भगत सिंह जब जेल में थे तो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने अपना बागडोर पूरा महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दिया और उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में काफी लोगों को अंग्रेजी सरकार ने पकड़कर जेल में डाल चुकी थी और महात्मा गांधी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था। इधर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुए फांसी की सजा से जनता काफी ज्यादा चिंतित थी। वे उनकी माफी के लिए वायसराय को पत्र लिख रहे थे। बीकानेर के राजा और कई अन्य राजाओं ने भी वायसराय को पत्र लिखा था। यहाँ तक कि इंग्लैंड के कई सदस्य भी वायसराय को पत्र लिखा था। भगत सिंह के पिताजी ने भी पत्र लिखा था, लेकिन भगत सिंह अपने पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरी जीवन इतना कीमती नहीं है कि जितना आप सब समझते हैं। कम से कम इतना नहीं कि मेरे सिद्धांतों का गला घोटकर मेरी जान की सुरक्षा की जाए। वो किसी भी प्रकार से अपनी जान की सुरक्षा नहीं करवाना चाहते थे। वो केवल लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावना को उत्पन्न करना चाहते थे। 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को वायसराय ने छोड़ दिया था। इसके बाद अंग्रेज और कांग्रेस के बीच में वाद विवाद होने लगा था, तो लोगों को लग रहा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों बच जाएंगे। लेकिन 4 मार्च 1931 को जब समझौता हुआ तो पता चला कि पूरी जनता निराश हो गई थी, क्योंकि इन्हें बचाया नहीं जा सकता था। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने परिवार से अंतिम बार मिले थे। उस दिन उनकी मुलाकात दादी, माता पिता और उनकी चाचियां से हुई और 2 छोटे भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह से हुई। यद्यपि मुलाकात के समय सभी लोग जानते थे कि भगत सिंह बहुत ही कम समय के मेहमान हैं, इसलिए सभी लोग दुखी थे, लेकिन भगत सिंह हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने अपने शरीर के वजन बढ़ने की बात भी अपने परिवार वालों से बताई। सबको लगता था कि भगत सिंह से अभी एक बार और मुलाकात होगी, लेकिन भगत सिंह जानते थे कि यह उनका अंतिम मुलाकात है। उन्होंने सबको प्रसन्न करने की कोशिश की और सबको धीरज बधाया और अंत में अपनी माताजी को बुलाया और अपनी माँ को बुलाया और हंसते हंसते कहा कि लाश लेने आप मत आइएगा, कुलबीर को भेज दीजिएगा। कहीं आप रोने लगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और सब लोग आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देख रहे थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वहां पर लेनिन की आलोचना की गई थी। भगत सिंह उनकी जीवन चरित्र को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे और जेल वार्डन से अपने मित्रों के पास एक गुप्त संदेश भेजा और उनसे अंतिम वसीयत के बहाने अपने से मिलने के लिए कहा और कहा कि लेनिन की जीवन चरित्र को लाना न भूलना। कहा जाता है कि भगत सिंह फांसी पर जाने से पहले लेनिन की किताबों को पढ़ा था और फांसी से पहले उस किताब को अपने सीने से लगाकर जेलर से कहा था, जरा रुक जाइए, एक क्रांति का दूसरे क्रांतिकारी से मिलाप हो रहा है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को स्नान कराया गया और उन्हें नए कपड़े दिए गए। फांसी पर जाने से पहले भी वो सब मुस्कुरा रहे थे। उनके अंदर डर नाम की कोई चीज भी नहीं थी। यदि 24 मार्च को उनकी फांसी की सजा को निश्चित किया गया था, लेकिन जनता के डर के नाते 23 मार्च को ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और उनके शव को सतलज नदी के किनारे लाकर जला दिया जाता है। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे लोग सतलज नदी के किनारे आते हैं और उनके राख को अपने माथे पर लगाकर संकल्प लेते हैं कि वे अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़कर फेंक देंगे। इस प्रकार 23 साल 5 महीने 23 दिन की आयु में वो व्यक्ति जिसे हम भगवान की तरफ पूछते हैं वो इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। भगत सिंह नास्तिक थे, वे भगवान में बिलीव नहीं करते थे। वैसे इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।